कह रहा है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। तो परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था दोस्तों, हमारे बैकरल ने। किसने, बैकरल ने जो है परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था। आप इससे समझ सकते हैं परमाणु जो होता है, परमाणु को किसने विभाजित किया, केरल के एक व्यक्ति ने जो है विभाजित किया था, केरल के एक व्यक्ति ने। केरल से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बैकेरल, बैकेरल हो जाएगा। आपको याद रखना है परमाणु को किसने विभाजित किया था, केरल के एक व्यक्ति ने, तो यहाँ पर बैकेरल हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर, जहां पर हमेशा की तरह आज यहां पर हम पॉलिटेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, 2021 2022 का सब मिलाकर इसमें मिक्सिंग किया गया है। तो वीडियो के जो है लास्ट तक देखिए वीडियो को, और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। तो इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे दोस्तों, इसको ट्रिक से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री यानी कि यहाँ पर मिस्ट्री लिखा है, मिस्ट्री, मिस्ट्री लिखा है। तो यहाँ मिस्ट्री से आप क्या समझ सकते हैं, मिस्र, क्या समझ सकते हैं, मिस्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिस्र। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होने चाहिए, फिर वो चाहे जैसे लिखा गया हो। तो सी और एच किस में है दोस्तों, सी और एच, जो यहाँ पर सी ऑप्शन है इसमें ही है CH4। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसको आप अगर मान लीजिए C2, यहाँ पर अगर C2H6 ऐसा भी दिया होगा तब भी ये हमारा क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। यहाँ पर सिर्फ C और H होना चाहिए। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है। बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब इसका ये है कि रासायनिक परिवर्तन जैसे कि यहाँ पर जैसे कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि अगर कोयला एक बार जल गया तो इसको वापस नहीं ला सकते। दूध का सड़ना, एक बार दूध सड़ गया तो इसको आप दूध बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। वाष्प जो होता है दोस्तों, वाष्प जो होता है जब यहाँ से यहाँ पर किसी चीज़ को गर्म करते हैं, किसी केतली या किसी में भी, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ढक्कन लगा देते हैं तो यहाँ से जो वाष्प निकलती है यहाँ पर जल बन जाती है। क्या होती है, जल बन जाती है। और देखिए यहाँ से जब जल बन गई तो जल को हम फिर से क्या कर सकते हैं, वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि वाष्प का बनना जो है दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक हो जाएगा। दोस्तों क्वथनांक जो होता है उसमें हम द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर पाते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है जिस पर द्रव क्या होता है दोस्तों, द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, इसको भी याद रखना है। तो अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस है। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस कैसे जानेंगे, देखिए क्रिस्टल के फॉर्म में जो होगा वही हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा। तो यहाँ पर क्रिस्टल के फॉर्म में जो होती है शर्करा यानी कि शक्कर, जिसे हम चीनी कहते हैं, चीनी कहते हैं। तो चीनी हमारी कैसी पाई जाती है, छोटी छोटी ऐसे पाई तो जाती है, छोटी छोटी के रूप में, तो क्रिस्टल के रूप में ऐसे पाई जाती है। क्रिस्टल मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे कण के रूप में ऐसा पाया जाए। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस वही हो गया, यानी कि चीनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके। तो दोस्तों जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं इसको जो होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। अर्थात जो होता है अगर हम पानी में अगर हम क्या मिला दें, कोई अशुद्धि मिला दें और फिर उसको क्या करें, गर्म करें, उसको क्या करें, गर्म करेंगे तो हमारा जो है क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पानी जो है बहुत तेज़ी से उबलने लगेगा अगर हम अशुद्धि मिला देंगे। तो यहीं पर ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर जल में अशुद्धि मिला दें तो हिमांक दोस्तों, और हिमांक होता है और क्या होता है दूसरा, गलनांक। इसको क्या करता है दोस्तों, इन दोनों को जो होता है वो क्या करता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है।
सिर्फ क्वथनांक को बढ़ा देता है, हिमांक को कम कर देता है और गलनांक को भी कम कर देता है। तो अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। तो दोस्तों जो हमारे चेचक के टीके के आविष्कारक हैं वो थे एडवर्ड जेनर। कौन थे दोस्तों? एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर देखिए हमने ट्रिक में एक में बताया था कि स्प्रे जो होता है, स्प्रे गुड, स्प्रे क्या है? गुड है, स्प्रे अच्छा है, स्प्रे गुड है। तो इससे हमने बताया था, क्या बताया था? स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात का नियम। और प्रा से बताया था प्राउस्ट। इसको बताया था? प्राउस्ट को बताया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था दोस्तों। और गु से क्या होता है? गुणित अनुपात। गु से क्या हो गया? गुणित अनुपात। और ये डी फॉर डा क्या हो गया? हमारा डाल्टन हो गया। तो यहाँ पर जो है स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था और जो गुणित अनुपात का नियम है उसे किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने? डाल्टन ने। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो दोस्तों जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, जो बाद में बचे, व्युत्क्रम या तुल्य जिसे कहते हैं, वो हमारा दिया था, वो हमारा किसने दिया था दोस्तों? रिक्टर ने दिया था। किसने? रिक्टर ने। समझ गए दोस्तों? अगर आप ट्रिक से इसको भी उसी में मिलाना चाहते हैं तो देखिए, स्प्रे, कोई पिता अपनी बेटी से स्प्रे गुड ब्यूरी, उसका मान लीजिए नाम क्या है? ब्यूरी। ब्यूरी। यहाँ पर स्प्रे गुड ब्यूरी, स्प्रे अच्छा है ब्यूरी। तो यहाँ पर स्प्रे गुड ब्यूरी से स्प्रे का हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, प्रा से प्राउस्ट, गुड से गुणित अनुपात का नियम, डा से डाल्टन, बी से व्यू से जो हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, री से रिक्टर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के ऑक्साइड में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है। इनसे नियम प्रतिपादित होता है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। तो देखिए सिर्फ इसके लिए ही नहीं, अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों अगर परसेंटेज में दिया है 78.8 दे दिया, दूसरा भी दे दिया, इसी प्रकार दो अगर मान लीजिए ऐसे दे दिए तो समझ जाइएगा गुणित अनुपात का नियम। 2 दें चाहे 3 दें, वो हमेशा गुणित अनुपात का नियम, ज़्यादातर कंडीशन में वही हो रहा है दोस्तों, लगभग 90% कंडीशन में वही हो रहा है गुणित अनुपात का नियम। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे जो आपको मिलेगा गुणित अनुपात का नियम ऐसे लगा दीजिएगा अगर परसेंटेज में है तो। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था दोस्तों? हमारे बैकरल ने। किसने? बैकरल ने जो है परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था। आप इससे समझ सकते हैं परमाणु जो होता है, परमाणु को किसने विभाजित किया? केरल के एक व्यक्ति ने जो है विभाजित किया था। केरल के एक व्यक्ति ने। केरल से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बैकेरल। बैकेरल हो जाएगा। आपको याद रखना है परमाणु को किसने विभाजित किया था? केरल के एक व्यक्ति ने। तो यहाँ पर बैकेरल हो जाएगा। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते। तो दोस्तों देखिए हमारा जो नाभिक होता है, नाभिक जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कण? उसमें हमारे होते हैं प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर क्या करता है? घूमता रहता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था? परमाणु के मूल कण में जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहरी कक्षा में घूमता है। यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित नहीं होता। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? C का मतलब, C जो होता है, C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और O का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? 12। O का परमाणु क्रमांक 12 नहीं दोस्तों, O का परमाणु क्रमांक 8। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बराबर 8 दूनी 16, तो इसको जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और काफ़ी बच्चे दोस्तों क्या करते हैं कि इसका अणुभार रख कर देखने लगते हैं। ये 6 को अणुभार में जब कन्वर्ट करते हैं तो 12 हो जाता है, और इसी प्रकार जब 16 को दुगुना करते हैं तो 32, और इसको जोड़कर 44 ले आते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत। यहाँ पर सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ पर केवल परमाणु क्रमांकों को ही जोड़कर कर लेना है। तो परमाणु क्रमांक हमारा जोड़कर किया हमने तो कितना आया?
22 आ गया, 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है। किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो हम दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, पहला हम लेकर देखते हैं पहले से। तो यहाँ पर जब करेंगे 2,8 इसी प्रकार तो टूटता है 2,8 और ये 2 8 10 2 12, यानी कि इसके लास्ट में क्या आ गया 2 आ गया, इसकी संयोजकता 2 है। तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अगर हम 14 पर देखेंगे, 14 पर अगर देखेंगे तो 2 8 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर संयोजकता 2 किसकी है, सामान्य संयोजकता 12 की है। किसकी है दोस्तों, 12 की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का आवेश अगर आप याद करना चाहते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये मान लीजिए ये मम्मी हैं ये पापा जी हैं, ये मम्मी हैं पी फॉर पापा जी हैं। तो यहाँ पर जब ये आए इनके बाद जो है हमारे न्यूट्रॉन इनके बच्चे आए। ये मान लीजिए न्यूट्रॉन इनका बच्चा है, न्यूट्रॉन क्या है इसका बच्चा है। कैसे है, क्योंकि ये न्यू है, अभी अभी नया नया आया है, न्यू है। तो इस पर अभी कोई आवेश नहीं होगा, इस पर कोई अभी आवेश नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं पापा और मम्मी के पास आवेश होगा। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल और हमारी मेहनत समझ में आ रही हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दिल से। तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों देखिए न्यूट्रॉन जो हमारा मान होता है वो परमाणु भार और माइनस का क्या हो जाता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों किसमें जो है न्यूट्रॉन जो है 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो परमाणु भार अगर हम हीलियम का देखेंगे 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है और परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो हमारा जो निकल के आएगा 2 आएगा। तो ये तो हमारा ये इसमें तो परमाणु उपस्थित हैं 2। अगर कार्बन पर देखेंगे तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर दोस्तों देखते हैं तो इसका एक ही परमाणु क्रमांक भी होता है। क्या होता है, एक परमाणु क्रमांक और एक ही परमाणु भार होता है, मतलब एक परमाणु भार एक परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर जब इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो 0 जब आ जाएगा तो यानी कि इसमें जो है परमाणु उपस्थित नहीं होंगे। क्या होगा, परमाणु उपस्थित नहीं होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच हाइड्रोजन। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। तो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो बनी होती हैं वो हमारी होती हैं कैडमियम की होती हैं। क्या होती हैं, कैडमियम की। और एक क्वेश्चन आप ऐसे भी तैयार कर लीजिए कि शीतलक अगर पूछता है, शीतलक का काम कौन करता है दोस्तों, तो हमारी क्या करती हैं, किसका काम करती हैं, सोडियम हमारा काम करता है शीतलक के रूप में। द्रवित सोडियम जो है शीतलक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं तो कैडमियम की। तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। तो परमाणु भट्टी में दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है विमंदक का कार्य करता है, विमंदक का कार्य करता है। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों देखिए परमाणु बम को कैसे याद करेंगे, मान लीजिए अमेरिका जो है चीन पर बम गिराना चाहता है, चीन पर क्या है बम गिराना चाहता है। तो यहाँ पर अगर ये बम गिरा देगा चीन में तो यहाँ की जो ज़मीन हो जाएगी यहाँ जाएगी खंड खंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खंड खंड हो जाएगी वहाँ की ज़मीन, यानी कि खंड खंड से क्या हो गया हमारा विखंडन हो गया। क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। और क्या पूछता है दूसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम यहाँ पूछा था, अब पूछता है हाइड्रोजन बम। तो यहाँ पर जब परमाणु बम आपको खंड खंड से याद हो गया तो हाइड्रोजन बम हमारा जो होता है संलयन, ये हमारा विखंडन, हमारा क्या हो गया विखंडन और नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। तो इसको सही से याद कर लेना है। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किस कण का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गामा जो है कण जो होते हैं उनसे जो अगर उत्सर्जन कराते हैं तो द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक जो है अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर।
21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है। तो दोस्तों यही एक कंडीशन है जो कि पॉपुलर है और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि यही कंडीशन जो है फॉलो होती है किसमें, उपसहसंयोजी में। उपसहसंयोजी के लिए ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उपसहसंयोजी बंध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। तो दोस्तों इसको हमने कम्युनिटी में डाला था, जिन जिन बच्चों ने वोट किया होगा उन्हें पता होगा कि सोडियम क्लोराइड में जो बंद होता है वो होता है विद्युत सहसंयोजक बंध। क्या होता है? विद्युत सहसंयोजक बंध। तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन है वो 12 है, उसकी संयोजकता। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए, अगर किसी तत्व की संयोजकता हमें ज्ञात करनी है, संयोजकता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर हमें परमाणु क्रमांक नहीं पता है, तो परमाणु भार जो होता है दोस्तों वो होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि 12। तो जो होता है परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, जेड से, और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या जो 24 है इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जेड का हमें मान पता होना चाहिए अगर हमें संयोजकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 12 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों, 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तभी हमने किया था, क्या किया था, 282 282, यानी कि लास्ट में कौन सा आया था, लास्ट में जो आता है वही तो हमारा संयोजकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है CA3PO4 में कैल्शियम की संयोजकता है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ही है, चाहे जो समझिए। यहाँ CA लिखिए और यहाँ पर दूसरा तत्व जो है लिखिए PO लिखिए बस। तो देखिए ये वाला जो 3 होता है दोस्तों, ये वाला इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, और PO वाला जो होता है यहाँ पर चला आता है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम की संयोजकता 4 हो जाती है और PO की संयोजकता 3 हो जाती है। तो कैल्शियम की संयोजकता पूछा था दोस्तों, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो दोस्तों इसका कमेंट जो है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। अभी जैसे बताया कि N यहाँ पर था, यहाँ पर O था, यहाँ पर जो भी करके यहाँ पर आंसर आप बता दीजिए। कुल मिलाकर 25 नंबर का क्वेश्चन डालकर वहाँ पर कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है वह कहलाती है। तो दोस्तों अगर किसी चीज़ को गर्म करेंगे यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे ही समझ में आ जा रहा है कि ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। और वियोजन मतलब टूटना ही तो होता है, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, और ऊष्मा मतलब ऊष्मा दे रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं। तो ये तो आंसर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों वो PT जो होता है यानी कि हमारा क्या होता है, प्लेटिनम जो होता है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में जो है किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी। तो यहाँ पर देखिए जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी को निर्माण में लाते हैं वो निकेल उत्प्रेरक द्वारा लाते हैं। किसके, निकेल, या आप कह लीजिए निकिल। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो दोस्तों क्या होता है, 28 होता है, 28। निकिल जो होता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दूध से दही बनने में दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा एंजाइम हो जाएगा वो हमारा लैक्टोज हो जाएगा। यहाँ पर लैक्टोज भी दिया रहता है दोस्तों, और यहाँ पर लैक्टेज भी दिया है। तो यहाँ पर दोनों आप लैक्टोज, यहाँ पर क्या मिल सकता है, लैक्टोज भी मिल सकता है, और लैक्टेस यहाँ पर दिया है, तो दोनों वही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लैक्टेस एंजाइम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किस पदार्थ से धन विद्युतीय भाग का कम होना कहलाता है। तो दोस्तों देखिए धन विद्युतीय भाग कम हो रहा है यानी कि वो हमारा पॉजिटिव था,
यानी कि वो पॉजिटिव था और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात किसी को दान दे दिया, इसने किसी को दान दे दिया। तो यहाँ पर जो हमारा तत्व होता है, कोई जो तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करना होता है, ये अपचयन कहलाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसने त्याग दिया यानी कि इसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा तभी धन विद्युतीय भाग जो कम हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण ऑप्शन में दिया है दोस्तों, नहीं दिया। और ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। अपचयन अलग होता है, उपचयन अलग होता है। अपचयन होता है, उपचयन ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए जो स्केल होती है हमारी, यहाँ पर बीच में क्या होता है 7, ये हमारा उदासीन पॉइंट होता है। और इधर के साइड जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर जो क्षारीय विलयन का पीएच मान, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट हमने माना। क्यों माना, इससे हमने ट्रिक बनाई कि ए फॉर एसिड होता है तो इधर के साइड के सब क्या होंगे, अम्लीय होंगे, अम्लीय विलयन होंगे। और बी फॉर बेस यानी कि क्षार होता है तो ये क्षारीय विलयन। तो दोस्तों हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, पीएच मान निकालना। पीएच मान कैसे निकालते हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, पीएच का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो वो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चाहे आप वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो अब चलते हैं, तो यहाँ पर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा था। तो यहाँ पर क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, यानी कि बेस इधर ये तो है, तो 7 से अधिक की ओर जाएंगे तभी तो बेस की ओर जाएंगे, यानी कि 7 से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक जलीय विलयन का पीएच मान 5 है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता निकालते हैं, जो होता है H पॉजिटिव बराबर होता है 10 की पावर होता है माइनस का pH। 10 की पावर क्या होता है, माइनस pH। 10 का पावर यहाँ पर pH का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी। इसको मैंने दोस्तों वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, किस प्रकार के क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन इसके होते हैं, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्लुए पदार्थ हैं जो। तो दोस्तों अम्लुए पदार्थ होते हैं, हमने काफ़ी दिनों से 9th क्लास से पढ़ते आया है कि जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक यौगिक का अणुभार, यहाँ पर अणुभार होगा दोस्तों, वो 98 है, उसका वाष्प घनत्व तो होगा। तो यहाँ पर देखिए अणुभार बराबर होता है हमारा, अणुभार बराबर होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, 2 इंटू वाष्प घनत्व हमारा होता है। तो यहाँ पर अणुभार का मान हमें 98 दे दिया, हमें वाष्प घनत्व ज्ञात करना है, वाष्प घनत्व ज्ञात करना है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 49 हो जाएगा दोस्तों, 49। तो वाष्प घनत्व का मान क्या निकल के आ गया, 49 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है STP पर 22.4 लीटर SO2 का भार होगा। तो यहाँ पर SO2 का भार, तो यहाँ पर STP यहाँ पर जो भी दिया है आप उसको मत देखिए, सिर्फ SO2 का भार निकालिए। यस का हमारा क्या होता है 16 इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों, और 32 इसका अणुभार। भार पूछा तो भार निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पर O हमारा क्या है, O हमारा होता है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका जो अणु है वो 2 है, तो यानी कि 2 से गुणा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 बराबर क्या लिख सकते हैं 32, तो 32 जोड़ेंगे तो 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो दोस्तों परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है इसको क्या कहते हैं, कार्बन 12। कार्बन 12 और कार्बन जो है पृथ्वी पाया जाने वाला 17वां तत्व है दोस्तों, 17वां स्थान में ये आता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से विद्युत अपघट्य है, यानी कि किसमें जो दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चीनी में दोस्तों विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, यूरिया में भी नहीं होती, ग्लूकोज में भी नहीं होती, सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर देखिए चीनी और पानी को अगर लेकिन मिला देंगे, चीनी और जब पानी को मिला देंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है।
तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत अनअपघट्य है, यानी कि विद्युत अपघट्य जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर यूरिया जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमने पीछे बताया कि यूरिया जो होता है वो विद्युत अनअपघट्य होता है, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक फैराडे विद्युत का मान है। ये एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है दोस्तों? 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम फैराडे का। तो अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है। तो दोस्तों विसरण की दर जो होती है R1/R2 होती है, और ये बराबर होती है अंडर रूट का D2/D1, जहाँ पर D जो है घनत्व है, और ये और भी बराबर होता है M2/M1 जो कि अणुभार है। तो यहाँ पर घनत्व और अणुभार जो है दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर दिया है कहीं अणुभार दो है, अणुभार तो दोस्तों दिया है, घनत्व तो नहीं दिया है, तो अणुभार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद कर लेना है कि जो विसरण जो होता है इसी प्रकार जो है फार्मूले से हम निकाल भी सकते हैं। विसरण की दर का अनुपात ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप विसरण की दर का अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी आ गया, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात। विसरण की गति यानी कि R1/R2 क्या है, दिया है 2:3। तो अणुभारों का अनुपात होगा, तो अंडर रूट M2/M1 होता है, मैंने बताया। ये दिया है कितना दोस्तों, 2:3, यानी कि 2/3 हो जाएगा। अंडर रूट M2/M1, तो यहाँ पर जब अंडर रूट हटाएंगे तो उधर के साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3 बराबर क्या हो जाएगा, M2/M1, M2/M1। और जब M1/M2 निकालेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 4/9 हो जाएगा, 4/9, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर M1 जब M2 करेंगे तो यहाँ पर पलट जाएगा, यानी कि 9/4 हो जाएगा। 9/4 यानी कि 9:4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको दोस्तों फार्मूला जो है बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है H तथा O की विसरण गतियों का अनुपात है। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे दोस्तों। H का मैं बता देता हूँ, परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है। परमाणु भार यानी कि अणुभार 1 होता है, और O का जो होता है 16 होता है। तो विसरण की गतियों का अनुपात बताना है, तो R1/R2 बराबर अंडर रूट M2/M1। तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आदर्श गैस समीकरण PbNRT में R का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका तो यहाँ पर वैसे ही दे दिया है ऑप्शन में। यहाँ पर P हमारा दाब होता है और B हमारा आयतन होता है, तो R का मान इन दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स के नियम पर। चार्ल्स के नियम पर हमारा हाइड्रोजन का गुब्बारा फट जाता है खुलना। तो अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन। तो यहाँ पर देखिए ये भी ट्रिक से समझ सकते हैं। परम शून्य ताप, शून्य यहाँ पर दे दिया, यानी कि शून्य ही होता है इसका क्या, गैसों का आयतन। यहाँ पर परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। तो अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है। तो इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे, द्वितीयक यानी कि जिस पर डबल मात्रा आ गई हो, जिस पर डबल चुरकी आ गई हो। कहाँ है दोस्तों, निकेल। यहाँ पर द्वितीयक से आप क्या समझेंगे, डबल चुरकी। तो चुरकी हमारी यहाँ पर निकेल में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों अगर हम कटा हुआ सेब जो है अगर खाकर अधूरा छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे भूरा भूरा वो हो जाता है। क्या होता है, भूरा हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, लोहा जो होता है उसमें उपस्थित होता है सेब में। तो ये डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, सेब खाइए तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा लोहा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सीक्वेंस में दोस्तों जो है इसका राइट आंसर देना है, बाकी सब में TZI दिया ही है, तो सीक्वेंस में हमारा क्या हो जाएगा, ZIT। तो अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। मोलरता प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों मोलरता को मैंने कैसे याद किया है, अगर लरता आ गया यानी कि लीटर समझ लीजिए, लरता अगर आ गया लीटर समझ लीजिए। ललता को मत देखिए, मोललता को मत देखिए, सिर्फ लरता अगर आ गया तो लीटर हो जाएगा।
तो मोल प्रति लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर होता है दोस्तों, ग्राम प्रति लीटर नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। मोल प्रति लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या। तो दोस्तों मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे जो दिया है, जितना दिया है बटे में क्या करेंगे, जितना इसका अणुभार होता है H2O का जो अणुभार होता है दोस्तों कितना होता है 18 होता है, तो इसी से भाग कर देंगे तो 18 दाम्मा 180 यानी कि 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस बात के लिए आप जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, इसी तरह आगे ताकि बढ़ते रहें और आपके लिए नई नई वीडियो ऐसे ही बनाते रहें जिसमें आपको कुछ नया सिखाएं और नई नई ट्रिक भी लेकर आएँ। तो अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन कहाँ दिया है दोस्तों, क्या कह रहा है, बादल है। तो दोस्तों हमारा जो वायुमंडल में बादल है वो किस में है, तो वहाँ पर हमारा जो है गैस में क्या है, द्रव है। गैस में क्या है, वो द्रव के रूप में मौजूद है, यानी कि हमारे वायु में क्या है, द्रव के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पर गैस में द्रव के रूप में मौजूद है, यानी कि गैस में प्रक्षिप्त द्रव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पनीर का उदाहरण है। इसको दोस्तों ट्रिक से कैसे समझेंगे, पनीर यानी कि पनीर को आप इतना ही लिखिए, पनी यानी कि पानी यहाँ से समझ लीजिए, और पानी मतलब क्या होता है, जल। पानी मतलब क्या होता है, जल होता है, यानी कि जैल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही समझ सकते हैं कि पनीर उदाहरण है जैल का। तो अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को समूह में जो बात करेंगे तो 18वें समूह में रखा गया है। इसमें ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है, और तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा नहीं दिया है, तो हमारा राइट आंसर 18 ही होगा, 18वें वर्ग में, 18वें समूह में। तो अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर अष्टक नियम हमारा जो है दोस्तों, अष्टक नियम न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था। इसकी जो ट्रिक नहीं है दोस्तों, अगर आप वैसे समझेंगे तो अष्टक जो है, अष्टक से आप न्यूलैंड समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा इससे मिलता जुलता है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, न्यूलैंड ने। ये थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसको ट्रिक से समझने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। यूरेनियम सदस्य दोस्तों, यूरेनियम जो है सदस्य काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी का। किसका दोस्तों, एक्टिनाइड श्रेणी का। सबसे नीचे यानी कि यह ब्लॉक में ये तत्व आता है दोस्तों, सबसे नीचे F ब्लॉक में तत्व आता है ये एक्टिनाइड श्रेणी का। तो अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे पहले तत्व आएगा, फिर कल बाहर आएगी कौन ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। तो यहाँ पर देखिए फा से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेटाइन। तो यहाँ पर पहले जो आ गया वही सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा दोस्तों, यानी कि फ्लोरीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सबसे भारी धातु है दोस्तों। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, जो सबसे जो है ज़्यादा अणुभार की होगी वही हमारी राइट आंसर हो जाएगी। पर देखिए Mg का परमाणु क्रमांक 12 ही होता है, निकिल का 28, कैल्शियम का 20, Na का यानी सोडियम का 11। तो निकिल का 28 है दोस्तों, यानी कि अणुभार भी इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, निकेल। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सिर्फ याद कराने के लिए बताया है, बाकी इसको ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि सबसे भारी धातु जो है उसके अणुभार पर निर्भर करेगी, सिर्फ दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया। तो अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारे मोजले साहब ने दी है, उसमें जो है तत्व को किस प्रकार रखा गया दोस्तों, परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। और पूछेगा अगर जो पिछली यानी कि पुरानी आवर्त सारणी जो है वो किस में रखी गई थी, तो वो रखी गई थी परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, जिसे मेंडलीव जी ने रखा था। तो आपको ये याद कर लेना है। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों प्रथम आवर्त यानी कि ये सामने सामने वाला जो होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है दोस्तों, और यहाँ पर होता है हीलियम। तो यहाँ पर दो ही तत्व हैं जो कि प्रथम आवर्त में स्थित हैं, तो हमारा 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आवर्त सारणी में जो है समान समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या होती है। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणु
में समान संख्या होती है, किसकी होती है दोस्तों? क्या इलेक्ट्रॉन की होती है? अगर हम मान लीजिए कोई समूह में चल रहे हैं तो क्या सबके परमाणु क्रमांक समान होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या प्रोटॉन समान होंगे? प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये भी समान नहीं होंगे। न्यूट्रॉन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। बाह्यतम उपकोष में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समान होते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व अक्रिय तत्व के परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हीलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वो 2 होता है। ये भी अक्रिय तत्व है, लेकिन कह रहा है इसको छोड़कर यानी कि जो और सब तत्व बचे यानी कि नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन सब के लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि संयोजकता क्या होती है इसकी? नियॉन का होता है 10, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 8 में टूटेगा यानी कि 8 जो हो जाएगा इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। और आर्गन के भी तोड़ेंगे तो 2 8 8, तो यहाँ पर 8 हमारा आ रहा है यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है हमारे आर्गन साहब की होती है। आर्गन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम है? तो दोस्तों हमने बताया था किसकी जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह कौन सी धातु है? तो हमारी एल्यूमिनियम थी। और तत्वों की प्रतिशतता की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर ज़्यादा हुई होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं? तो दोस्तों धातुओं को पतला कर देने की क्रिया हमारी तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। और इसी में यह पूछता है कि जो होती है कि चादर बनाने के लिए किसका मतलब प्रयोग लेते हैं? तो वो आघात वर्धनीयता होती है। इसे पीट कर हम लोहे की चादर बना देते हैं तो हमारी आघात वर्धनीयता होती है। तो यहाँ पर खींचने की क्षमता कह रहा था तो तन्यता पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो यानी कि दोस्तों जिसका जो है जिसको हम मिला उला कर नहीं बनाते, सीधा वो मुक्त अवस्था के रूप में ही रहता है, स्वतंत्र अवस्था के रूप में रहता है। तो हमारा सोना होता है दोस्तों, इसको किसी प्रकार मिलाकर नहीं बनाते हैं। तो अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। कार्योलाइट का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कार्योलाइट का सूत्र काफ़ी बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, काफ़ी बार परीक्षा में। यहाँ पर Na3AlF6 Na3AlF6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। चिली सॉल्ट पीटर नाम है। तो दोस्तों जो चिली सॉल्ट पीटर, सॉल्ट यानी कि नमक होता है दोस्तों, सॉल्ट मतलब नमक होता है, नमक हमारा लवण होता है। और लवण में क्या होता है दोस्तों? NaCl होता है। NaCl मतलब सोडियम होता है। तो सोडियम हमारा यहाँ पर होगा यानी कि सोडियम कौन होगा? कौन सा? सोडियम नाइट्रेट होगा। सोडियम नाइट्रेट ट्रिक्स दोस्तों जो थी यहाँ तक ही सीमित थी, यहाँ पर NaCl तक सीमित थी। Na हमारा जो होगा उसमें मौजूद होगा चिली सॉल्ट पीटर में, और नाइट्रेट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है धातुओं में चमक होती है। तो दोस्तों धातुओं में हमने बताया था पिछली क्लास में कि धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और जो धातुओं में चमक होती है वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। तो चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से धातुमल का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो सूत्र अगर आता है तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूत्र परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। धातुमल, कार्योलाइट, इन सब का सूत्र काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा CaSiO3 धातुमल का सूत्र है। तो अब चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्या कहते हैं? तो दोस्तों भस्म मतलब समझ लीजिए जो भस्म कर देगा यानी कि क्षरित कर देगा, किसी को भस्म कर देगा यानी कि क्षरित कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्षरित मतलब हमारा हो गया क्षार से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भस्म से रिलेट करिएगा क्षार को। तो अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है अम्लीय घोल का pH मान, अम्लीय घोल का pH मान कितना है दोस्तों? अभी बताया था A यहाँ पर 7, यहाँ पर B, इधर के हमारे अम्लीय इधर के क्षारीय, तो अम्लीय का पूछा है तो 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। शुद्ध जल का pH मान। तो दोस्तों शुद्ध जल अगर हमारा होता है तो उसका pH मान कितना होता है? वो हमारा पहला नंबर उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है यानी कि उसका जो pH मान है वो 7 होता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर।
कठोर जल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कठोर जल जो होता है उसका प्रयोग हम क्या किस में करते हैं दोस्तों, खुद के लिए करते हैं, यानी कि स्नान करने में। स्नान करने में कठोर जल का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद करना है, पहले आता है अस्थाई, पहले आता है अस्थाई और बाद में आता है अस्थाई। तो यहाँ पर अस्थाई जो होता है बाइकार्बोनेटों के कारण होता है, बाइकार्बोनेट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करेंगे अस्थाई की तो वहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या फास जो है क्लोराइड व सल्फेट, क्लोराइड व सल्फेट दो तो वो नहीं होगा, क्लोराइड व सल्फेट यहाँ पर होता है अगर अस्थाई पूछता है। तो इसको आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से, अस्थाई और अस्थाई। तो अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है। तो दोस्तों अगर जल को हम नमक में विलय कर देंगे तो आपको कुछ उसमें से मिलेगा कि यहाँ पर जल है, यहाँ पर हमको नमक के अणु दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मिलेगा। अगर आप जल में नमक घोल देते हैं आपको किसी प्रकार का कुछ भी जो है क्रिस्टल आपको प्राप्त ही नहीं होगा, यानी कि वो पूरी तरह से घुल चुका है, यानी घुल चुका है, यानी कि वो समांगी मिश्रण है दोस्तों। समांगी मिश्रण इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो दोस्तों विद्युत का जो होता है अच्छा चालक हमारा कौन सा होता है, समुद्र जल। क्या होता है, समुद्र जल के दोस्तों। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल के अणु में HOH बंद होता है। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, पिछली बार 2022 में इसका जो है पेपर में आया था। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है 109 डिग्री 28 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। तो दोस्तों जो देखिए जल होता है, जल H2O वो हमारा होता है 18 ग्राम टोटल, जिसमें हमारे हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के कुल 16 अणु। तो यहाँ पर जब हमने 18 था ये, जब हमने इसको 36 कर दिया यानी कि दुगुना कर दिया, क्या कर दिया 18 का दुगुना, तो यहाँ पर दुगुना यहाँ भी हो जाएगा, क्या होगा दुगुना यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। 36 ग्राम जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 हो जाएगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन पूछता तो 4 हो जाता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 32 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन गैस होती है वो तो ना ही अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय। तो अब चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाप अंगार जो है निम्न में से किसका मिश्रण है। भाप अंगार दोस्तों, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको जो है कमेंट में इसका भी ऑप्शन आपको देना है। हमने कुल 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे यहाँ तक जो हैं क्लास अटेंड किए हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध आती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछली बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है वो सड़े हुए अंडे की तरह आती है, सड़े हुए अंडे की तरह आती है। और जो अरिहंत बुक में दिया है दोस्तों मछली की दिया है, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर सड़े हुए अंडे की तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। तो अब चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है घरेलू गंधहीन LPG गैस में एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करने के लिए किस तत्वयुक्त रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। तो दोस्तों वो हमारा जो तत्व है वो हमारा सल्फर है। कौन सा है, सल्फर। आपने पढ़ा होगा कि सल्फर को हम क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। जब इसका नाम ही गंधक है तो ये गंध उत्पन्न करने के लिए होगा ही, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर गंधक है तो गंध उत्पन्न करने के लिए है, यानी कि सल्फर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है। कौन सी गैस दोस्तों वायु से जो है हल्की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस जो होती है वायु से हल्की होती है। तो अब चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। यहाँ पर दोस्तों अमोनिया यानी कि NH3 को हम कह रहा है अगर पानी में घोल देंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, तो हमारा बनेगा NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ दिया है दोस्तों, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। तो वो दोस्तों जो हमारा आंसर है वो हम जिससे सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन द्वारा।
यहाँ पर ऑक्सीजन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग हम इस्पात बनाने में भी करते हैं। चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है अमोनिया गैस होती है। तो दोस्तों अमोनिया जो गैस होती है वो होती है हमारी रंगहीन होती है, ये कोई रंग इसमें मौजूद नहीं होता, ये रंगहीन होती हैं। तो अब चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हल्की नीली लौ के साथ जलती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से आंसू गैस है। आंसू गैस कौन सा है दोस्तों, यानी कि कौन सा गैस जिससे हमें अगर सूंघेंगे तो आंसू निकल आएंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है आंसू गैस कहलाती है। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो दोस्तों वायु में जो उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की 21% होती है। नाइट्रोजन की 78 यानी कि इसके लगभग में कौन सा है दोस्तों, 80% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है नौसादर का रासायनिक नाम है। नौसादर का हमने रासायनिक नाम कई बार बताया दोस्तों क्लास में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या होता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातज, जिसको तो हज़ारों बार बता दिया मैंने, ऊर्ध्वपातज होता है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है रेड लेड का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड इसका राइट आंसर होता है। तो अब चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं दोस्तों, NaHCO3। NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अब चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बेंजीन है। तो दोस्तों बेंजीन मतलब क्या है, यहाँ पर बेंजीन हमारा जो होता है बंद श्रृंखला होती है, और बंद श्रृंखला को क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं दोस्तों। एरोमेटिक मतलब बंद श्रृंखला होती है, और एलिफेटिक मतलब खुली श्रृंखला होती है। तो अब चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एथिलीन का अणुसूत्र है। तो दोस्तों एथिलीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, C2H2 जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। कैसे, सी अगर हम लिखेंगे यहाँ पर जब लगाएंगे एक एच यहाँ हो जाएगा, एक एच सी के साथ एक एच यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बैलेंसी कार्बन जो है दोनों तरफ कंप्लीट कर लिया, यानी कि एथिलीन का अणुसूत्र C2H2 होगा। तो अब चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से एल्कीनों का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड, एल्कीन ईन आ गया, तो दोस्तों ईन आ गया तो यानी कि डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अब रख कर देखेंगे, पहले हम 2 रख कर देखेंगे दोस्तों, एक रखने से यहाँ पर पता नहीं चलेगा, 2 रख कर देखेंगे। पहले में रखेंगे 2 तो एन का मान जब 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। ये हमारा क्या दोस्तों होगा, नहीं होगा। हमने C2H2 पढ़ा था अभी अभी, तो यहाँ पर ये नहीं हुआ। दूसरे पर ट्राई कीजिए, CnH2n+2, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो C2 और यहाँ पर H6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तक रखते हैं तीसरे पर, यहाँ पर C2 और 2 दूना 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, CnH2n-2। तो अब चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एल्कोहल का श्रेणी का क्रियात्मक समूह है। तो एल्कोहल का जो होता है दोस्तों वो होता है OH होता है, OH होता है, और CHO एल्डिहाइड, और ये OE अम्ल होता है, और O जो होता है ये कीटोनिक यानी कि ओन के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको चारों याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है। तो चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त मतलब दोस्तों कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर CH4 में क्या ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड है, नहीं है। CH4 ऐसे होता है। C2H6, C2 हमारा H6, यहाँ पर 3 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं हुआ। अब तीसरे पर ट्राई कीजिए कि CH3COOH, C जो हमारा हो जाएगा CH3COOH, कुछ नहीं आएगा दोस्तों, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो हमारा जो बचता है अब लास्ट में C2H4 यानी कि C2 यानी कि C2 है हमारे, और H हमारा कितना है, 4 है। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हल्दी से भीगे कागज़ का रंग बोरिक अम्ल द्वारा हो जाता है। तो बोरिक से आप समझ सकते हैं, बोरिक मतलब क्या हो गया, ब्राउन। बोरिक मतलब ब्राउन, बा से स्टार्ट हो रहा है, बोरिक और ब्राउन। तो यहाँ पर ब्राउन मतलब भूरा हो गया दोस्तों, तो ट्रिक से आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं 100वें नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो अगर यहाँ तक दोस्तों पहुँच गए हैं, निम्न में से साबुन होता है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दीजिए ज़रा, 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप दीजिए। पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से साबुन जो होता है वसा और अम्लों का लवण होता है। वसा अम्लों के लवण होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मज़ा आया, ट्रिक समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।